नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज सुबह बगदाद में अमेरिकन जो एम्बेसी है उसके ऊपर जबरदस्त हमलों की खबर आई है। खबर यह आई है कि ड्रोन से यह हमला किया गया और उस इलाके में कई विस्फोट सुनने को मिले जो एक के बाद एक सिलसिलेवार जो हमले हुए हैं उनकी वजह से है। मैं आपको बता दूं कि बगदाद के अंदर यानी इराक के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है उस पर ईरान समर्थित जो कताए हिजबुल्लाह है वो लगातार हमला कर रहा है और वो हमला चाह कर भी रोका नहीं जा रहा। उनके लीडर को मार दिया गया, उसके बावजूद वहां हमला लगातार जारी है। और उसके बाद आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में अब उस इलाके में कम से कम जितने भी अमेरिकी दूतावास हैं उनके लिए ऑर्डर जारी हुआ है कि जो गैर जरूरी ऑफिसर्स हैं वो वहां से हट जाएं। यानी अमेरिका को यह खतरा है कि कम से कम मिडिल ईस्ट में कहीं भी अमेरिकी दूतावास के ऊपर लगातार हमला हो सकता है। और यह सब तब है जब लगातार अमेरिका यह दावे कर रहा है कि ईरान को हरा चुका है, सारे हथियार खत्म हो चुके हैं, मिसाइल खत्म हो गई है, वगैरह वगैरह। अगर कल रात की बात करूं तो कल रात को जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है वो है हज कासिम मिसाइल। और इजराइल से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे यह लग रहा है कि कल रात को लगातार हमले किए गए हैं, एक के बाद एक मिसाइलें लगातार गिरी हैं और इन मिसाइलों में इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा है। जैसे रेलवे को लेकर कहा जा रहा है, इजराइल छोटा सा देश है, साउथ से नॉर्थ जाने के लिए उनके यहां रेलवे से कनेक्शन है और इस रेलवे कनेक्शन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, ये दावे किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इजराइल में सेंसर है, वहां से खबरें बाहर आ नहीं रही है, सेंसर हर जगह है। ईरान में भी अपने तरीके का सेंसर है, लेकिन कम से कम इंटरनेशनल कुछ वहां पर CNN वगैरह के लोग हैं जिनकी वजह से खबरें मिल जा रही हैं। इजराइल में तो पूरी तरह से सेंसर है, जो इंटरनेशनल न्यूज है उसके ऊपर बंदिश लगाई गई है कि आप ये दिखा सकते हैं, ये नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए असल में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, ये सब खबरें इजराइल से बहुत मुश्किल से बाहर आ पा रही हैं। लेकिन कल रात का हमला बेहद खतरनाक था और कल रात के हमले में काफी नुकसान हुआ है। ये तो रहा जंग का मामला। और इस जंग में जिस तरह की चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं, जाहिर है कुछ चीजें अखबार के थ्रू आ रही हैं, कुछ चीजें एक्सपर्ट्स के थ्रू आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, अखबार में बाद में जाएंगी। वो सुन के बहुत साफ समझ में आ रहा है कि कैसे अमेरिका की हालत सांप छछूंदर जैसी हो गई है। जेराल्ड फोर्ड के बारे में आप सब लोग जानते हैं, USS जेराल्ड फोर्ड। इसको ले जाकर अमेरिका ने ईरान के पास लगा दिया था और यह था कि बस ये दो जहाजें हैं, इन दो जहाजों के बेस पर सारी जंग जीत ली जाएगी, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड। और अब हालत यह है कि ये दोनों वहां से हट चुके हैं, ये आप जानते हैं। जेराल्ड फोर्ड में आग लगी थी, ईरान ने दावा किया था कि उसकी मिसाइलों के चलते आग लगी है। अमेरिका का कहना था कि नहीं, यह अपने ही किसी प्रॉब्लम में आग लगी है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब खबर यह आ रही है कि उसके ऊपर जो मरीन थे, यानी उसके ऊपर जो लोग थे, अमेरिका के सैनिक थे, उन्होंने ही शायद आग लगा दी। और आग इसलिए लगा दी ताकि ईरान से वो बाहर निकल जाए, इस बिना मतलब की जंग में ना फंसे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि अंदर अंदर इसकी जांच चल रही है। अगर ऐसा है तो वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है जो अमेरिका के कई एक्स ऑफिसर्स कह चुके हैं कि अमेरिका का सैनिक ईरान की जमीन पर लड़ना नहीं चाहता, वो बिना मतलब के इस फायर में फंसना नहीं चाहता, वो इस लड़ाई में शामिल होना नहीं चाहता। आप सोचिए कि अमेरिका के सबसे शानदार जहाजों में से एक जेराल्ड फोर्ड अगर इसलिए जंग के मैदान से बाहर चली गई है कि उसके अपने सैनिकों ने उसमें आग लगा दी, तो यह कितनी बड़ी बात है। बहुत साफ समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो ये लड़ाई लड़ रहा है, और जो कैंट के इस्तीफे के बारे में मैंने सुबह बहुत डिटेल में बात की थी, जो कैंट जैसे लोग साफ साफ कह रहे हैं कि ये इजराइल के प्रेशर में हो रहा है। माइक पावेल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने ये कहा था कि जारेड कुशनर और विटकॉफ जो ईरान से बातचीत कर रहे थे वो बेसिकली कौन है, वो इजराइल के एजेंट हैं, इजराइल के एसेट्स हैं। एसेट किसको कहा जाता है? मान लीजिए भारत में कोई आदमी हो जो भारत के किसी पद पर बैठा हो, लेकिन वो पैसा ले रहा हो इजराइल से, मोसाद से, सारा काम इजराइल और मोसाद को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है ये इजराइल के एसेट हैं या किसी और मुल्क के एसेट हैं। तो साफ साफ जोनाथन पावेल जैसा आदमी जो ब्रिटेन का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो अगर ये कह रहा है कि विटकॉफ और कुशनर को इजरायली एजेंट मानते थे हम, जिन्होंने राष्ट्रपति को एक ऐसी जंग में घसीटा जिससे अब वो किसी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं, इसका मतलब बहुत साफ है।
कि अमेरिका के अंदर यह बात आम होती जा रही है कि यह जंग अमेरिका की नहीं थी, यह जंग इजराइल की थी, और इजराइल के प्रेशर में या इजराइल की एप्स्टीन वाली ब्लैकमेलिंग के चक्कर में ट्रंप इस जंग में शामिल होता है, जिससे अमेरिका को जबरदस्त नुकसान होता है। रोज $1 बिलियन से भी ज्यादा तबाह हो रहे हैं, और अब तो यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के कम से कम 200 सैनिक मारे गए हैं और 3000 से ज्यादा सैनिक घायल हैं, और वो भी एक ऐसी लड़ाई के लिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। कल केंट ने बिल्कुल साफ साफ अपने इस्तीफे में कहा है कि भैया ईरान से हमको कोई खतरा नहीं था, यह लड़ाई हमारी थी ही नहीं, और जो लड़ाई आपकी नहीं थी उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए गए। आपके कितने मिसाइल लॉन्चर, कितने थाड, कितने पैट्रियट, कितने आपके ड्रोन्स बर्बाद हो गए, इसमें तबाह हो गए। रोज लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और अमेरिका लगातार दूसरी तरफ कर्ज में डूबता जा रहा है। तो जाहिर है कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के लिए जबरदस्त माहौल बन रहा है। मैं आपको ऑयल की कंडीशन बताता हूं। ग्लोबल मार्केट में जो एवरेज ऑयल प्राइस है उसमें 82.8% की बढ़ोतरी आई है, यानी डबल से थोड़ा कम हुआ है। अगर ओमानी ऑयल की केवल बात करें तो वो $150 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जो पहले $60-70 के आसपास था, यानी मोर देन डबल हो चुका है। ईरान ने कहा था कि तेल जो है वो $200 तक जाएगा, $200 पर बैरल तक तेल जाएगा, और तेल उसी दिशा में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने मुल्क में सिलेंडर का संकट है। श्रीलंका में एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी गई ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो। पाकिस्तान का यही हाल है, हालांकि पाकिस्तान को टैंकर मिला है, और वो भी किस्सा बहुत मजेदार है। ईरान ने कहा था कि युआन में अगर पेमेंट करोगे तब हम टैंकर जाने देंगे, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने युआन यानी चाइना की करेंसी में भुगतान किया है। अब आप देखिए, अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाया उसमें ईरान को अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम, जो स्विफ्ट वाला सिस्टम होता है, उससे बाहर कर दिया। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कार्ड होते हैं, चाहे वो वीजा का कार्ड हो, मास्टर का कार्ड हो, मैस्ट्रो का कार्ड हो, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हो, ये कार्ड ईरान में नहीं चलते हैं। डॉलर वहां पर बैन है, और यही वजह है कि वहां की जो मुद्रा है, वहां की जो करेंसी है, वो इतनी डाउन हुई है, उसकी वैल्यू इतनी कम हुई है। तो ईरान ने खुद को चाइना के सिस्टम से जोड़ा है। अब वो कह रहा है कि भुगतान जो करना है, पेमेंट जो करना है, वो चाइना की करेंसी में करो, यानी सीधे सीधे डॉलर को चुनौती दे रहा है। डॉलर रिजर्व करेंसी है दुनिया की, इसीलिए टिकी हुई है। अगर रिजर्व करेंसी नहीं होती तो अभी तक डॉलर का सत्यानाश हो गया होता। वैसे ही जैसे 1956 में स्वेज वाला जो संकट था, दूसरा अरब इजरायली जो वार था, उस समय पाउंड जो ब्रिटेन की करेंसी था वो रिजर्व करेंसी से बाहर हो गया था। अमेरिका ने ही उसको बाहर किया था। अमेरिका में कर्जों की हालत यह है कि लगातार अमेरिका में कर्ज बढ़ रहे हैं। कर्ज जो है वो यूरोप में भी बढ़ रहे हैं। अमेरिकन इकॉनमी हर तरह से तबाही की तरफ जा रही है, और अगर यह जंग लंबी चली और पेट्रोल डीजल की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइस अगर वाकई $200 क्रॉस कर गई, तो आप समझिए कि अमेरिका की इकॉनमी को बचा पाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि साफ दिख रहा है जो कैंट जैसे लोग या जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति है, इस जैसे लोग न केवल इस जंग की मुखालिफत कर रहे हैं, बल्कि ट्रंप के खिलाफ अभियान जैसा चला रहे हैं जिसमें ट्रंप की कुर्सी जाने की पूरी उम्मीद है। सुबह वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन ये जो ऑयल प्राइसेस अभी आई हैं, इनको देख के लग रहा है कि ये प्रोसेस और तेजी से गुजरने वाला है। और इन सब के बीच ट्रंप क्या बयान देता है कि हालांकि ईरान में हम अभी जंग खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वहां से हट जाएंगे। यह गलत फहमी है कि अपनी मर्जी से हट जाओगे। तुम्हें लगता है कि वहां के लीडर्स को मारकर और हट जाओगे वहां से, यह तुम्हारी खाम ख्याली हो सकती है, यह हकीकत नहीं है। ईरान की जंग में या तो तुम समझौता करोगे और या फिर बहुत लंबा फंसोगे, इतना लंबा फंसोगे कि तुम्हारी इकॉनमी का सत्यानाश हो जाएगा और दुनिया की इकॉनमी का भी सत्यानाश होगा। इसलिए जंग खत्म करने का एक तरीका तो अमेरिका में यही समझ में लोगों को आ रहा होगा कि ट्रंप को चेंज कर दो, ट्रंप की जगह पर कोई सेंसिबल आदमी राष्ट्रपति बन जाए। उससे फायदा यह होगा कि वो ईरान से नए सिरे से बातचीत करेगा और बातचीत करके जंग खत्म करेगा, अमेरिका की इकॉनमी को बचाने की कोशिश करेगा। तो जो जंग ईरान को खत्म करने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए शुरू की गई थी, उसका नतीजा अब यह भी हो सकता है कि अमेरिका तबाह और बर्बाद हो जाए। जो उसके सिर पर ताज है सबसे मजबूत कंट्री होने का, वो ताज उससे छिन जाए। डॉलर में
जो व्यापार सारी दुनिया का होता है वो होना खत्म हो जाए और डॉलर की करेंसी इतनी बुरी तरह से डेप्रिसिएट करे कि अमेरिकन इकोनॉमी में जो मिडिल क्लास का ड्रीम है वो पूरा का पूरा बिखर जाए। उधर इजराइल को लगा था कि ईरान वाली लड़ाई तो अमेरिका संभाल लेगा, जो नुकसान उठाना है वो अमेरिका उठाएगा और हम लगातार सिर्फ हमले करते रहेंगे और इस बहाने हम लेबनान पर कब्जा कर लेंगे। लेबनान पर कब्जा करने का सपना पुराना है नेतन्याहू का और प्लान यही किया गया था कि हिजबुल्लाह तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हिजबुल्लाह के पास तो अब ताकत है नहीं, रादवान जो उनका यूनिट है, जो सबसे एलीट यूनिट उनकी है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लीडरशिप खत्म कर दी है हमने, अब उनके पास हथियार नहीं है। सीरिया में हमारे लोग हैं तो अब सीरिया के थ्रू उनके पास हथियार पहुंच नहीं पाएंगे, तो हम बड़ी आसानी से लेबनान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, हिजबुल्लाह ने इतनी बुरी तरह से नॉर्दर्न इजराइल में फंसाया है इजराइल को कि एक तो वो अपने इलाके वापस लेता जा रहा है, लेबनान के जो इलाके इन्होंने लिटनी रिवर के उधर कब्जा किए थे वो लगभग हिजबुल्लाह ने फिर से क्लेम कर लिए हैं। दूसरा, लगातार हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, इनके एयर बेसिस पर हमला कर रहा है, इनके इंडस्ट्रियल बेसिस पर हमला कर रहा है, इनके आर्मी बेसिस पर हमला कर रहा है और फिर वही हालत हो गई है कि नॉर्दर्न इजराइल छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। आप सोचिए कि हिजबुल्लाह के मुकाबले के लिए लेबनीज आर्मी के नहीं, क्योंकि लेबनीज आर्मी तो लड़ ही नहीं रही है, लेबनीज आर्मी को तो हिजबुल्लाह से लड़ने की जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है। तो सिर्फ हिजबुल्लाह से मुकाबले के लिए ईरान ने पहले 1 यूनिट अपनी आर्मी की लगाई थी, अब 2 यूनिट लगा रहे हैं। 4.5 लाख की जो उनकी आर्मी रिजर्व की है, ये ऐसे लोग हैं जो आर्मी के रेगुलर नहीं हैं, आर्मी में पहले कभी काम कर चुके हैं, अब दूसरे अपनी जिंदगी के काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर इनको बुलाया जाता है। आपको याद होगा कि फलस्तीन वाले वार में बहुत सारे जो ये रिजर्विस्ट हैं इन्होंने जाने से भी इंकार कर दिया था। तो ऐसे 4.5 लाख रिजर्विस्ट के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि तुम आओ और लेबनान के खिलाफ लड़ो। और 1 यूनिट लगाई गई थी, उसमें इतने लोग मारे गए, इतना नुकसान हुआ कि अब एक और यूनिट वहां पे लगाई जा रही है ग्राउंड इन्वेजन के लिए। कर पा रहे हैं जो मैंने पहले भी बताया था, लेबनान के पास एयर डिफेंस नहीं है तो बेरूत पर लगातार हमले कर रहे हैं, घर गिरा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। लाखों लोग अपना घर छोड़ने पे मजबूर हुए हैं, उनको धमकी दे रहे हैं कि वापस नहीं आने दिया जाएगा। अभी एक बयान आया जिसमें कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों मुल्कों ने कहा है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन यहां पर होता है, बड़ी लड़ाई होती है तो काफी बुरा हाल होगा आम लोगों का, इसलिए लड़ाई रुकनी चाहिए। लेकिन कनाडा, फ्रांस या जर्मनी के कहने से कतई इजराइल रुकेगा नहीं, ये हम जानते हैं। इजराइल को रोकने की ताकत सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह में है। एक एनालिसिस में पढ़ रहा था जिसमें कहा गया कि अगर लेबनान की सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने के लिए कहा जाएगा तो यह मुमकिन है कि सेना के आधे से ज्यादा लोग हिजबुल्लाह के साथ आ जाएं, वो ये कहें कि अपने मुल्क को बचाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है बनिस्बत अमेरिकी आदेश का पालन करने के लिए। हिजबुल्लाह के मुकाबले के लिए जोलानी से भी कहा जा रहा है कि भाई तुम अपनी सेना लगाओ और अपनी सेना लगाकर हिजबुल्लाह को खत्म करो। जोलानी पशोपेश में है, वो जानते हैं हिजबुल्लाह की ताकत, पहले भी आईएसआईएस का मुकाबला कर चुका है हिजबुल्लाह, इसलिए जोलानी बहुत कायदे से जानते हैं कि हिजबुल्लाह की ताकत क्या है। और हिजबुल्लाह पे अटैक का मतलब है ईरान से दुश्मनी लेना, तो वो भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों तरफ की सीमाओं से हमला होने लगे, और वो जानते हैं कि उनको बचाने न इजराइल आएगा और न अमेरिका। इजराइल और अमेरिका जिन्होंने मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों को नहीं बचाया, जिन्होंने अपने बेस बनाने के लिए दिए, जिन्होंने हर तरह से मदद की, तो इनको क्या बचाएगा। मैं आपको बताऊं, लंदन के द टाइम्स में एक एनालिसिस निकली है, एक रिपोर्ट निकली है। उस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट के किसी रईस देश के मीडिया के किसी आदमी ने एक बात कही है और बड़ी मजेदार बात कही है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में 2 लेयर सिक्योरिटी है। पहला लेयर इजराइल के लिए है जिसको सब शानदार चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं ताकि वो सिक्योर रहे, और दूसरा लेवल हमारा है, यानी मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों का है, जिनको ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं कराया जाता, खतरा पड़ने पर, दिक्कत पड़ने पर अकेला छोड़ दिया जाता है। उन्होंने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है उस अल्फाज का इस्तेमाल मैं अपने चैनल पर नहीं कर सकता, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल को तो गोद में खिलाता है लेकिन हमारी ऐसी तैसी करता रहता है, हमसे उसको सिर्फ पैसे चाहिए, हमसे उसको सिर्फ सुविधाएं चाहिए, जब हमारे ऊपर दिक्कत आती है तो हमारी किसी तरह की मदद नहीं करता है। तो जो अमेरिका, सऊदी अरबिया, कतर, जॉर्डन, बहरीन, इन मुल्कों को सेव करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, उससे अगर उम्मीद करता है सीरिया की वो सेव करेगा तो सवाल ही नहीं उठता है। तो सीरिया जानता है कि ना इजराइल हेल्प करेगा और ना अमेरिका हेल्प करेगा,
और हिजबुल्लाह से टकराने का मतलब है दोनों तरफ की सीमाएं उसके खतरे में आना। उधर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और इधर ईरान तो है ही, जिसने इस समय सारे बंधन खोले हुए हैं, सारे घोड़े खोले हुए हैं। जो उसको खतरा लगेगा उसके ऊपर वो हमला करेगा और बदले में हर तरह का नुकसान उठाने को तैयार है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान में लगातार नुकसान हो रहा है। अली लारिजानी साहब को मारा गया तो एक पूरा अपार्टमेंट गिराया गया। जो वहां रेड क्रिसेंट की चेयरपर्सन है डॉक्टर रजिया अल इशवांदी, उनका वीडियो आया था, वो शहर में घूम रही थी और जो इस तरह से आबादी के घर गिराए गए हैं, आम शहरियों के घरों पर जो बम गिरा है, उनका जायजा ले रही थी। तो नुकसान तो ईरान को हो रहा है, लेकिन ईरान कफन बांध के सर पे निकला हुआ है कि चाहे जो भी हो जाए, इस हमले में ना हार माननी है और ना किसी तरह का समर्पण करना है। एक आदमी मरेगा तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा आ जाएगा, जैसा जंग में होता है, लेकिन जंग लगातार चलती रहेगी, ये ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और कल जिस तरह की बमबारी की है उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ट्रंप ये झूठ बोल रहा है कि ईरान की जंग लड़ने की सारी क्षमता खत्म कर दी गई है, उसकी आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। रहा खार्ग आइलैंड, मैंने कल बहुत डिटेल में बात की थी, इसलिए आज डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। तमाम जो अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके ट्विटर वाल जाकर पढ़िए, वो बता रहे हैं कि खार्ग आइलैंड पर अगर कदम रखने की कोशिश करेगा अमेरिका तो वहां पर अमेरिका का क्या हाल होगा। मैंने कल बहुत डिटेल में वहां की ज्योग्राफी का एनालिसिस करके आपको बताया था। तो ये जंग रुकने की बात तो छोड़ दीजिए, बेहद खतरनाक दौर में पहुंच गई है। जब जंग की बात ही चल रही थी उस समय अली खामनेई साहब ने कहा था कि इस बार जंग होगी तो ये एक रीजनल वार होगा, यानी पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड, पूरी खाड़ी, पूरा मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व होगा और ईरान ने वो करके दिखा दिया है। अब अमेरिका के सामने खतरा है कि ट्रंप एक तो अमेरिका के अंदर लगातार कमजोर हो रहे हैं, उनका समर्थन कम हो रहा है, उनके बेहद करीबी लोग साथ छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरा जितने नए तरीके जंग के अपना रहे हैं सब एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं। तो वो जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन ईरान इस बार एक फैसला कून जंग के मूड में है, इसलिए फिलहाल ये जंग मुझे तो खत्म होती नजर नहीं आ रही। बाकी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और कब क्या हो जाए इस बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।